A very good afternoon, friend. Welcome back on our YouTube channel E Takshila Classes. I am Ravinder Singh. So today we are going to discuss NCERT Class 6 Chapter 8 Vital Villages and Thriving Towns. So शुरू करते हैं अपना ये चैप्टर. चलिए शुरू करते हैं. आयरन टूल्स एंड एग्रीकल्चर. तो इस चैप्टर में हम आयरन टूल्स और एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे और विलेजेस वगैरह के बारे में पढ़ेंगे जो नए गांव बसाए गए थे, बनाए गए थे. तो शुरू करते हैं. The use of iron began in the subcontinent around 300 years ago. Some of the largest collection of the iron tools and weapons were found in the megalithic burials about which you read in chapter 4. ठीक है ना. तो हम इसमें आयरन के बारे में पढ़ेंगे. आयरन कैसे शुरू हुआ था, कब मिला था, ठीक है ना. तो सम ऑफ द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ आयरन टूल्स एंड वेपन्स वर फाउंड इन द मेगालिथिक बरियल्स. तो हमने पीछे पढ़ा ही था ना मेगालिथिक बरियल्स. तो आपको याद है ना क्या चीज़ थी वो. कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम आगे आगे करते जा रहे हैं और पीछे वाला भूलते जा रहे हैं. भाई ऐसा नहीं करना. एक बार उसको भी देख लिया करो. कहीं ऐसा ना हो हम आगे आगे पढ़ते जाए और पिछला सब भूलता जाए, तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है. तो मेगालिथिक बरियल्स क्या होते हैं? जो धरती से ऊपर उठ के बने होते हैं बरियल्स, जो पत्थरों के द्वारा बनाए गए होते हैं, बड़े बड़े पत्थरों के द्वारा. ठीक है ना. ये हमने पीछे पढ़ा था. ठीक है. देयर इज एविडेंस फॉर द ग्रोइंग यूज ऑफ आयरन टूल्स. तो हमने पढ़ा ही था ना कि एविडेंस इनके बारे में कि आयरन टूल्स की क्या जरूरत पड़ रही थी, क्यों कर रहे थे. तो दीज इंक्लूड एक्सेस फॉर क्लियरिंग फॉरेस्ट. तो हमने पढ़ा था कि जो कुल्हाड़ी वगैरह होती थी उससे ये फॉरेस्ट क्लियर करते थे, क्योंकि उनसे यार प्रोडक्शन भी बढ़ती थी. पहले हम यूज़ करते थे वुड का, स्टोन टूल्स और एनिमल्स का जो हड्डियाँ वगैरह होते थे उनसे ज़मीन को खोदते थे. ठीक है ना. पर आगे आगे चल के आयरन यूज़ में आ गया था. तो इससे क्या होता था, एक तो ईजिली हो जाता था, दूसरा इनसे प्रोडक्शन में इंक्रीज होता था. ठीक है ना. इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन. ये देखिए ये पॉइंट आई. इट इज़ यूजफुल फॉर इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन. तो एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन के लिए सही था. एज वी हैड सीन इन चैप्टर 5 द प्लगशेयर वाज यूजफुल फॉर द इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन. तुमने वहाँ पे फोटो भी देखी थी एग्रीकल्चर प्लगशेयर की, जिससे जैसे कि ये टूल है इससे धरती खोदते थे तो और एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन में इंक्रीज होता था. ठीक है ना. तो चलो आगे बढ़ते हैं. अदर स्टेप्स टू इंक्रीज प्रोडक्शन. इरिगेशन. अब एक तो ये होगा आयरन टूल कि जैसे कि हम धरती जमीन खोदेंगे इससे थोड़ी ज़्यादा अच्छी खुदाई होगी तो इंक्रीज इन प्रोडक्शन. अब दूसरी बात है कि प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज होगी, इरिगेशन से. अब पानी तो जरूरी है, पानी मिलेगा तभी प्रोडक्शन इंक्रीज होगी. द किंग्स एंड किंगडम्स यू हैव बीन रीडिंग व्हाट कुड नॉट हैव बीन एग्जिस्टेड विदाउट द सपोर्ट ऑफ फ्लोरिशिंग विलेजेस. अब जो राजे हैं और उनकी रियासतें हैं वो तो हमने पढ़ दी, पर वो ऊपर कैसे उठेंगी जब तक उनको गांव में सपोर्ट नहीं मिलेगी, टैक्स नहीं मिलेगा. अब उनके लिए ये तो जरूरी इंपॉर्टेंट पार्ट है कि उनको गांव बनाने पड़ेंगे, क्योंकि विदाउट एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन और वहाँ पे कुछ खाना भी है लोगों ने, और ये टैक्सेस वगैरह लोग चाहिए, मैन पावर, ये सब चीज़ जरूरी है ना एक राजा को अपनी किंगडम चलाने के लिए. तो उनको गाँव की जरूरत थी. तो विदाउट सपोर्ट ऑफ द फ्लोरिशिंग विलेज किंगडम ये नहीं बन पाती ना, सक्सेसफुल नहीं हो पाती. वाइल न्यू टूल्स एंड द सिस्टम ऑफ ट्रांसप्लांटेशन इंक्रीज प्रोडक्शन. और हमने ये चीज़ भी पढ़ी थी ट्रांसप्लांटेशन. ये आपने पढ़ी होगी ना. ट्रांसप्लांटेशन क्या होता था भाई. मैं बार बार पूछ रहा हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप आगे वाला पढ़ते जा रहे हो और पीछे वाला भूलते जा रहे हैं. ऐसा नहीं होना चाहिए. तो ट्रांसप्लांटेशन क्या होता था, पहले कहीं पे लगाते थे और उसको वहाँ से उखाड़ लेते थे, उसको कहीं और जगह प्लांट करते थे. जैसे एक ट्री पहले उनको लगा दिया, फिर वहाँ से उखाड़ा और कहीं और जाके प्लांटेशन कर दिया. ठीक है ना. तो उससे प्रोडक्शन में इंक्रीज होता था और इरिगेशन भी यूज होती थी. इरिगेशन वर्क्स दैट वर बिल्ड ड्यूरिंग दिस टाइम इंक्लूडेड कैनाल्स, वेल्स, टैंक्स एंड आर्टिफिशियल लेक्स. ठीक है ना. तो इरिगेशन का मेथड क्या था, इरिगेशन के सोर्स क्या थे, कैसे ये करते थे, इंक्लूड कैनाल्स. ठीक है. कुएं, टैंक्स, ये कैनाल्स, इन सब से पानी का वो करते थे इरिगेशन का मेथड, जिससे इनकी प्रोडक्शन बढ़ती थी. हाँ भाई एक और बात, कहीं ऐसे तो नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा तेज बोल रहा हूँ जिससे आपको दिक्कत हो रही है. अगर है तो मेरे को कमेंट्स में बता दीजिएगा, तो इस चीज़ को भी हम ध्यान में रख लेंगे. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. बता दीजिएगा अगर समझ नहीं आ रहा कुछ, तो इस चीज़ का कोई फायदा नहीं होगा कि अगर मैं ऐसे ही पढ़ाता जा रहा हूँ आपको समझ नहीं आ रहा. हु लिव्ड इन द विलेजेस. अब ये बात आती है कि मैंने बताया था पीछे कि जो राजाज थे उनको गांव बसाने की जरूरत थी. विदाउट फ्लोरिशिंग विलेजेस वो किंगडम नहीं हो पाती थी. अब ये गांव में रहता कौन था, हु लिव्ड इन द विलेजेस, ये क्वेश्चन बनता है. ठीक है ना. देयर वर एटलीस्ट 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल लिविंग इन द मोस्ट विलेजेस इन द सदर्न एंड नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ द सबकॉन्टिनेंट. ठीक है. इन द तमिल रीजन लार्ज लैंड ओवर्स वर नोन एज वेलालार. ठीक है. वेलालार. ऑर्डिनरी प्लमेन वर नोन एज उजावर. ठीक है. एंड द लैंडलेस लेबर्स इंक्लूडिंग स्लेव्स वर नोन एज कदाई सियार एंड अदीमाई. ठीक है ना. तो ये अलग अलग नाम है जो वहाँ पे लोगों को दिए जाते थे जिनके पास तो बहुत ज़्यादा ज़मीन है, लैंड, लार्ज लैंड ओनर्स है, तो उनको बोलते थे वेलालार. ठीक है ना. वेलालार. और जो ऑर्डिनरी प्लगमैन थे वो उनको क्या बोलते थे,
उजावर उजावर, ठीक है। और जिनके पास बिल्कुल भी ज़मीन नहीं थी और यहाँ नौकर थे, उनके पास स्लेव थे, उनको क्या बोलते थे? कदाई सियार एंड अदीमाई, ठीक है ना। तो ये नाम याद रखने हैं, तो पूछ सकते हैं एग्जाम में कि लैंड ओनर्स वर नोन एज, तो आपको ये तीनों नाम दे देंगे कि इनको मैच करो यहाँ, ये बताओ ये सही है या नहीं है, तो ये पूछ सकते हैं। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आगे बढ़ते हैं हम। ये 3 टाइप के लोग रहते थे, हमने बता दिए। अब ये तो हमने साउथ का बताया था कि साउथ में इनको ये बोलते थे। अब नॉर्थ में जो इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री द विलेजेस हेडमैन वाज नोन एज ग्रामा भुजाका, ग्रामा भुजाका। अब गांव में लोग रहते हैं, उनको ग्रामीण्स होते हैं, ग्रामीण्स है ना, तो वहीं से वर्ड है ग्रामा भुजाका, ठीक है। यूजुअली मैन फ्रॉम द सेम फैमिली हैड द पोजीशन फॉर जनरेशंस, और जो ग्रामा भुजाका होएगा उसी की फैमिली से अगला पर्सन वो बनेगा जो ये सेम हेडमैन होएगा, जो ये सारा उसको ग्रामा भुजाका बोला जाएगा, आगे वो जाके ये पोस्ट ले लेगा, ठीक है ना। इन अदर वर्ड्स द पोस्ट वॉज हेरिडेटरी। अब यही बात आ गई हेरिडेटरी की, उनके परिवार में चलती रहेगी ये पोस्ट, बाहर का कोई बंदा आके ऐसे नहीं होगा कि अब ये है ग्रामा बुजाका, अगली बारी कोई और बन गया, नहीं, ये उनकी फैमिली के मेंबर्स ही बनते रहेंगे, हेरिडेटरी पोस्ट है ये। द ग्रामा बुजाका वाज ऑफन द लार्जेस्ट लैंड ओनर, जैसे वहाँ पे लार्जेस्ट लैंड ओनर था, यहाँ पे ग्रामा बुजाका लार्जेस्ट लैंड ओनर है। जनरली ही हैड स्लेव्स एंड हायर्ड वर्कर टू कल्टीवेट द लैंड। अब इतनी ज़्यादा ज़मीन होगी, वो अकेला बंदा तो काम नहीं कर सकता, तो उसको बंदे की ज़रूरत होगी। ही हैड स्लेव्स, तो उसके पास नौकर होंगे एंड कुछ बंदे उसने हायर किए होंगे टू कल्टीवेट द लैंड। बिसाइड्स एज ही वॉज पावरफुल द किंग ऑफन यूज्ड हिम टू कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम विलेजेस। अब उसके पास इतनी पावर है और लोग काम कर रहे हैं, तो किंग उसे ही चुनेगा ना कि टैक्स कलेक्ट करेगा ये गाँव से। ही ऑल्सो फंक्शन एज द जज एंड समटाइम्स एज अ पुलिसमैन, और समटाइम्स वो जज की तरह एक्ट करेगा और समटाइम्स ही एक्ट एज अ पुलिसमैन। अपार्ट फ्रॉम द ग्राम भुजाका, अब जब हमने पढ़ा था कि जिसके पास सबसे ज़्यादा लैंड ऑनर होएगा उसको ग्राम भुजाका, और उसके नीचे भी तो होंगे, उनको क्या बोलेंगे? द अदर वर इंडिपेंडेंट फार्मर, जो इंडिपेंडेंट फार्मर है उनको बोलेंगे गृहपतिस, गृहपतिस, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ हुम वर स्मॉलर लैंड ओनर्स, और जो कि कुछ कम जमीन वाले होंगे। एंड देन देयर वर मैन एंड वुमेन सच एज दासा कर्मकारा, दासा कर्मकारा वही आगे जिनके पास अपनी जमीन नहीं होगी, स्लेव्स होंगे, ठीक है ना। हु डिड नॉट ओन लैंड एंड हैड टू अर्न अ लिविंग वर्किंग ऑन द फील्ड्स ओन्ड बाय द अदर्स। ये भी बात आगे को जो दूसरों की जमीन पे काम करेंगे उनको बोलेंगे हम दासा कर्मकारा। इन द मोस्ट विलेजेस देयर वर आल्सो सम क्राफ्ट पर्सन सच एज ब्लैक स्मिथ, पॉटर, कारपेंटर एंड वेवर्स। और ये बंदे तो होंगे गांव में जो लोग रहते हैं, कारपेंटर वगैरह, ये सब लोगों की, वीवर, बुनाई वाले, ये सब, इन सब बंदों की तो जरूरत पड़ेगी ना, तो ये गाँव में ये लोग भी होते थे, ठीक है ना, मोस्टली गाँव में। द अर्लीस्ट तामिल compositions, some of the earliest works in Tamil known as संगम लिटरेचर। अब जो तमिल में अर्लीस्ट वर्क्स हैं उनको क्या बोला जाता है? संगम लिटरेचर। संगम लिटरेचर वर कंपोज्ड अराउंड 2300 ईयर्स एगो। द टेक्स्ट वर कॉल्ड संगम, और जो काम था लिखा जाते थे संगम लिटरेचर में, उनको क्या बोलते थे? उन टेक्स्ट को क्या बोलते थे? संगम, बिकॉज दे वर सपोज टू हैव बीन कंपोज्ड एंड कंपाइल्ड इन असेंबलीज। असेंबलीज का मतलब क्या होता था? संगम्स, संगम्स में बैठ के जिनको कंपोज किया जाता था, असेंबल होके असेंबलीज में जाके कंपाइल करते थे, ठीक है ना। और पोइट्स दैट वर हेल्ड इन सिटी ऑफ मदुराई। अब जैसे बहुत सारे पोइट इकट्ठे हो गए और उन्होंने बैठ के इनको कंपोज किया, कंपाइल किया, तो उसको क्या बोलते थे? असेंबलीज लाइक संगम्स, ठीक है ना। द तमिल टर्म्स मेंशन्ड अबव आर फाउंड इन संगम लिटरेचर। और ये जो पोइट्स के बैठ के संगम करते थे, ये कंपोज करते थे, ये सारा संगम लिटरेचर में मैंशनड है, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। ये तो वैसे स्टोरी आ गई द क्लेवर पुअर मैन की, वैसे कैसे रहते थे ये चीज़ हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसका हमारे साथ कोई वो नहीं है, इसको हम छोड़ देते हैं, ठीक है ना। आगे करते हैं। हाँ, इन मैनी सिटीज आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड रोज ऑफ पोट्स और सेरेमिक रिंग्स अरेंज वन ऑन टॉप ऑफ द अदर। ये देखो, ये है सेरेमिक रिंग्स, ठीक है ना, रोज ऑफ पॉट्स, एक के ऊपर एक, ठीक है ना, रिंग के ऊपर रिंग ऐसे कर करके। ये देखो, ये इमेज उसी की है, ध्यान से देखिए ये इमेज, ठीक है ना। दीज आर नोन एज रिंग्स वेल्स, इनको रिंग वेल्स बोला जाता था। दीज सीम्स टू हैव बीन यूज्ड एज टॉयलेट्स इन सम केसेस। तो इनको क्या यूज़ कैसे किया जाता था? सम केसेस में तो इन्हें टॉयलेट्स के तौर पे यूज़ किया जाता था, ठीक है ना। एंड ड्रेन एज गार्बेज डंप्स, तो गार्बेज डंप के भी यूज़ किया जाता था इन्हें उनके तौर पे, ठीक है ना। दी रिंग्स वेल आर यूजुअली फाउंड इन इंडिविजुअल हाउसेज, और ये हर घर में होते पाए जाते थे, ठीक है ना, जो ये रिंग्स वेल होते थे। ये मिले हमें आर्कियोलॉजिस्ट ने जो फाइंड किया था, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं।
punch marked coins. Punch marked coins were generally rectangular or sometimes square or round in shape, either cut out of metal sheets or made out of flattened metal globulus, a small spherical body. ठीक है ना, पहले इसको पढ़ लेते हैं फिर एक्सप्लेन करेंगे ये है क्या चीज़ है. द कॉइन्स वर नॉट इंस्क्राइब्ड बट वर स्टैम्प्ड विद द सिंबल्स यूजिंग डाइज और पंचेस, हेंस दे आर कॉल्ड पंच मार्क कॉइन्स. These coins are found over most part of the subcontinent and remained in circulation till the early centuries CE. ठीक है ना, ये पंच मार्क कॉइन्स क्या है, ये देखिए फोटो आपको दिख रही है, ये पंच मार्क कॉइन्स है. ठीक है ना, ये क्या पंच मार्क कॉइन्स वर जनरली रेक्टेंगुलर, इसकी शेप आपको दिख ही रही है, ये रेक्टेंगुलर शेप में है और समटाइम्स ये स्क्वायर में भी है. ठीक है ना, तो ये किसी मेटल शीट को काट के बनाए जाते थे. ठीक है ना, और इसके ऊपर ये इंस्क्राइब्ड नहीं है, इसके ऊपर कोई चीज़ होती थी उसकी स्टैंप लगा देते थे और ये सब होता था. इंस्क्राइब्ड भी तो हमने बताया था किसी हार्ड सरफेस पे लिखना, पर ये लिखा नहीं गया, ये स्टैंप है या किसी चीज़ की पंच है जिससे ये ऊपर आ जाता था. ठीक है ना, दिख जाता था और इन्हें पंच किया हुआ ना, इस कारण इनको बोलते हैं पंच मार्क कॉइन. दिस कॉइन्स आर फाउंड ओवर मोस्ट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, और ये सब कॉन्टिनेंट के बहुत से पार्टों में मिले हैं. अब ये पढ़ते हैं. आर्कोलॉजिस्ट हैव फाउंड सेवरल थाउजेंड ऑफ कॉइन बिलोंगिंग टू दिस पीरियड. तो आर्कोलॉजिस्ट ने इनको ढूंढा कि जो यूज़ किए जाते थे. द अर्लीस्ट कॉइन्स विच वर यूज इन अबाउट फॉर 500 ईयर ओवर पंच मार्क कॉइन, जो 500 साल पहले चलते थे जो मिले हैं वो कौन से थे, पंच मार्क कॉइन थे, जो ये नीचे हैं जिसकी आपको फोटो दिखाई है. तो आगे पढ़ते हैं, आगे क्या है. हाँ, सिटीज़ विद मैनी फंक्शंस. मथुरा वाज आल्सो रिलीजियस सेंटर, जो मथुरा है वो रिलीजियस सेंटर भी था एक उस टाइम पे. देयर वाज बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज, जैन श्राइन्स एंड इट वाज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर फॉर द वर्शिप ऑफ कृष्णा. तो ये मथुरा भी एक इनका इम्पॉर्टेंट रिलीजियस सेंटर था. वहाँ पे बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज मिली है, जैन श्राइन्स मिली है, एंड इट वाज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर फॉर वर्शिप ऑफ कृष्णा, और लॉर्ड कृष्णा के वहाँ पे पूजा होती थी. ठीक है ना. Several inscriptions on surface such as stones, slabs and statues have been found in Mathura. अब यहाँ पे इंस्क्रिप्शन आई है जहाँ पे ये हार्ड स्टोन पे लिखा गया मिला है हमें, वो कहाँ पे, ये मथुरा में मिला है हमें. ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं. क्राफ्ट्स एंड क्राफ्ट्स पर्सन. वी हैव ऑल्सो archaeological evidence for crafts. These include extremely fine poetry known as the northern black polished ware. ठीक है ना, हमें आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा ये भी पता चला एविडेंस फॉर क्राफ्ट्स का मिला है. दिस इंक्लूड एक्सट्रीमली फाइन पोएट्री भी मिली है, नोन एज, उसे क्या बोला जाता है, नोन एज द नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर. इट गेट्स इट्स नेम फ्रॉम द फैक्ट दैट इट इज जनरली फाउंड इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट. तो इसका नाम कैसे पड़ा है, क्योंकि जनरली ये हमें नॉर्दर्न पार्ट से मिली है सब कॉन्टिनेंट के, तो इसका नाम नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर है. ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं. वी नो फ्रॉम टेक्स्ट दैट द मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोथ वाज इंपॉर्टेंट. तो टेक्स्ट के द्वारा हमें ये भी पता चलता है कि क्लोथ की मैन्युफैक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी. देयर वाज फेमस सेंटर सच एज वाराणसी इन द नॉर्थ, जहाँ पे कपड़ा बनता था. ठीक है, देयर वर फेमस सेंटर सच एज वाराणसी इन नॉर्थ एंड मदुराई इन द साउथ. बोथ मैन एंड वुमेन वर्कड इन दीज सेंटर्स. और ये जो सेंटर्स होते थे यहाँ पे लोग काम करते थे और ये इंपॉर्टेंट थे. ठीक है ना. मैनी क्राफ्ट पर्सन एंड मर्चेंट्स नाउ फॉर्म्ड एसोसिएशन नोन एज श्राइन्स. ठीक है ना, मैनी क्राफ्ट पर्सन्स एंड मर्चेंट्स नाउ फॉर्म्ड एसोसिएशन नोन एज श्राइन. तो कुछ क्राफ्ट पर्सन्स और मर्चेंट्स ने एसोसिएशन बनाई हुई थी जिन्हें श्राइन्स बोलते थे. दीज श्राइन्स ऑफ क्राफ्ट पर्सन प्रोवाइडेड ट्रेनिंग, प्रोक्यूर्ड रॉ मटेरियल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड द फिनिश्ड प्रोडक्ट. ठीक है ना, और इन श्राइन्स में क्या होता था, रॉ मटेरियल को पहले तो जो क्राफ्ट पर्सन्स होते थे उनको ट्रेनिंग देते थे. ठीक है ना, उसके बाद रॉ मटेरियल आता था, उसको डिस्ट्रीब्यूट करते थे और उनका फिर फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाते थे, फाइनल प्रोडक्ट तैयार करते थे. ठीक है ना, इन श्राइन्स में. देन श्राइन्स ऑफ मर्चेंट ऑर्गेनाइज द ट्रेड, और यही श्राइन्स थी जो और ट्रेड को ऑर्गेनाइज कराती थी. ठीक है ना. श्राइन्स आल्सो सर्व्ड एज बैंक्स, और ये श्राइन्स बैंक्स के तौर पे भी सर्व करती थी. वेयर रिच मैन एंड वुमेन डिपॉजिटेड मनी, जहाँ पे अमीर लोग अपना पैसा डिपॉजिट करवाते थे. दिस वाज इन्वेस्टेड एंड द पार्ट ऑफ इंटरेस्ट वाज रिटर्न्ड, और जो इंटरेस्ट था वो रिटर्न कर दिया जाता था. और यूज टू सपोर्ट रिलीजियस इंस्टीट्यूशन सच एज मोनेस्ट्रीज, और उसका यूज़ किया जाता था टू सपोर्ट रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस. जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन होते थे जैसे कि मोनेस्ट्रीज, उनको सपोर्ट करने के लिए उस पैसे का यूज़ करते थे. ठीक है ना, अब आगे देखते हैं. ये रूल्स हैं, रूल्स फॉर स्माइनिंग एंड वेविंग. यार ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो इस चीज़ को हम छोड़ देते हैं. अ क्लोजर लुक अरिकामेडु. ठीक है, अरिकामेडु आपने ढूंढना है पुडुचेरी में कहाँ पे है. ठीक है ना. अरिकामेडु वाज अ कोस्टल सेटलमेंट वेयर शिप्स अनलोडेड गुड्स फ्रॉम डिस्टेंट लैंड्स. अरिकामेडु क्या था, एक कोस्टल सेटलमेंट थी जहाँ पे शिप्स को अनलोडेड किया जाता था. जहाँ अलग अलग जगह से शिप्स आती थी तो अनलोडेड गुड्स, उस पर से अनलोड किया जाता था गुड्स को. अ मासिव ब्रिक स्ट्रक्चर विच में हैव इन
विच में हैव इन अ वेयर हाउस वॉज फाउंड एट द साइड, और इस साइड पे एक मासिव ब्रिक स्ट्रक्चर मिला है हमें, ठीक है ना, वेयर हाउस मिला है। और द अदर फंड्स इंक्लूड पोएट्री फ्रॉम मेडिटेरेनियन रीजन। तो एक मिला क्या हमें, इंक्लूड पोएट्री मिली है जो बिलोंग करती है फ्रॉम मेडिटेरेनियन रीजन। अरे चलो, हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए होमवर्क भी अपने मेडिटेरेनियन देखना है, ये मेडिटेरेनियन कंट्रीज कौन सी हैं, ठीक है ना। हम अपना करते हैं आगे, सच एज एम्फोरई, टाल डबल हैंडेड जार्स दैट कंटेन लिक्विड सच एज वाइन और ऑयल, और उसमें से ये चीज़ों की अनलोडिंग होती थी, सच एज एम्फोरे, ठीक है, टाल डबल हैंडेड जार्स, इनमें क्या होती थी, वाइन होती थी, ठीक है ना। एंड स्टैम्प्ड रेड ग्लेज्ड पोइट्री नोन एज एरेटाइन वेयर विच वॉज नेम्ड आफ्टर सिटी इन इटली, ठीक है ना। और उसका नाम एरेटाइन वेयर किस पे पड़ा था, एक सिटी है इटली यूरोप में, ठीक है ना, उसके नाम पे पड़ा था। अपना का होमवर्क है, आपने ये देखना है मेडिटेरेनियन कंट्रीज कौन सी हैं, और वहाँ पे काम क्या होता है, ये वहाँ पे वाइन वगैरह ही ज़्यादा बनती है, ठीक है ना, इसलिए वहाँ से ये वाइन आती थी और यहाँ पे अनलोड होती थी, ठीक है ना। आगे पढ़ते हैं, रोमन लैम्प्स, ग्लासवेयर एंड जेम्स हैव आल्सो बीन फाउंड एट दिस साइट। रोमन लैम्प्स, ग्लासवेयर एंड जेम्स, ये सब चीज़ें भी इस साइट पे मिली गई है, जो पाई गई है, ठीक है ना, इस साइट पे जो मिली है। स्मॉल टैंक्स हैव बीन फाउंडेड दैट वर प्रोबेबली डाइंग वैट्स यूज्ड टू डाई क्लोथ, और कुछ छोटे टैंक भी मिले हैं जो भी जिसमें डाई होती थी, डाई हम यूज़ नहीं करते क्लोथ्स को डाई करने के लिए, कलर करने के लिए, वो भी वहाँ पे मिली है। देयर इज प्लेंटी ऑफ एविडेंस फॉर मेकिंग ऑफ बीड्स फॉर सेमी प्रीशियस स्टोन्स एंड ग्लास, और हमें बीड्स भी मिले हैं। बीड्स वो माला नहीं होती, दाने छोटे छोटे वो होते हैं, माला जो गले में पहनते हैं, ठीक है ना, वो होती है। देयर इज प्लेंटी ऑफ एविडेंस फॉर द मेकिंग ऑफ बीड्स, बीड्स वो माला जो गले में पहनते हैं। एंड सेमी प्रीशियस स्टोन्स, वो स्टोन्स ही होते हैं उसमें ना, छोटे छोटे, ठीक है ना, स्टोन्स एंड ग्लास। तो ये चीज़ें भी मिली गई हैं, पाई गई हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। होप यू लाइक द वीडियो, सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल ई तक्षशिला क्लासेस। थैंक यू, जय हिंद।